और वो चाहते क्या है हमसे बस कि यार तू मेरे को बस याद करता रही हो, के लिए वो जगह रोशन हो जाए और वो जा सके आराम से अपना। तो बस एक जरिया हूँ, कर तो भाई ऊपर वाले ही रहे हैं सब। 3 साउंड्स होती हैं, आ उ म। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सचिन वर्मा और आज की कैजुअल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं कैजुअल टॉक की, और जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो है कृषांत शर्मा, जो कि हमारे बैचमेट हैं। और आपको बता दूं कि यार इनकी खासियत ये है कि ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ ये हमारे ही तरह एक साइड हसल करते हैं, मतलब कि ये भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और इनकी पॉडकास्ट जो है स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, तो आप उसे वहाँ से सुन सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं अपने मित्र से जो कि हमारे बैचमेट हैं। तो हेलो हेलो कृषांत, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान सके। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन और मेरे को लोग अक्सर कृष्णांत शर्मा के नाम से भी जानते हैं। और देवियों सज्जनों, मैं जो है आज पॉडकास्ट पर आ रहा हूँ। कैजुअल टॉक्स सचिन वर्मा की नई सीरीज शुरुआत हो रही है, उस पर मैं पहला गेस्ट मुझे बुलाया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मेरे अंदर के कृष्णांश को जो है थोड़ी सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट वो दोनों है। तो थैंक यू सचिन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो जैसा कि कृषांश ने अपना रूप दिखाई दिया है, मतलब अपना टैलेंट दिखाई दिया है, तो अब आप इसी टैलेंट से रूबरू करवाएंगे आप सभी को। और कृषांश से हम काफ़ी सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि कृषांश भी हमारी तरह स्पिरिचुअल हैं थोड़े। मैं अभी इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना है, तो मेरे को जानने को मिला है कि यार ये थोड़े स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं हम दोनों के बीच में। तो इसलिए आज हम इन्हें अपने मतलब गेस्ट के तौर पर लाए हैं। तो चलो बातें करते हैं। और बताओ कृषांश, क्या चल रहा है? यार बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे कि आपने मेंशन किया स्पिरिचुअलिटी को लेके, अध्यात्म के बारे में, मैं जेन्युइनली बताऊं तो मतलब मैं जितना मुझे अपनी पुरानी याद आती है लाइफ की, जितना मुझे याद है, तो मुझे याद आता है कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली था इंक्लाइंड और मैं हमेशा से ही शिव भक्त रहा हूँ। मेरे जो नाना जी थे, मेरा भी कुछ हाँ मेरा भी कुछ ऐसी सीन रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो स्टोरियाँ सुनाती रहती कि लाइक भरत कौन था, शत्रुघ्न कौन था, राम जी कौन थे, तो इंटरेस्ट जग गया। हाँ, आप बता रहे थे। तो मेरे नाना जी जो थे वो, मतलब हम जो मेरा ननिहाल है वो एक तरह से एक मंदिर की सोसाइटी के अंदर ही है। तो बचपन से मैं वहाँ पे जाया करता था और मंदिर में रहता था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरा वहाँ का टच थोड़ा ख़त्म हो गया और मैं सूडो साइंस वगैरह इन सब के चक्करों में ज़्यादा पड़ गया। और मैं धीरे धीरे मेरा ना स्पिरिचुअली जो इंक्लिनेशन था वो ख़त्म होता रहा और मैं बन गया एक नास्तिक, एक एथीस्ट। और मैं क्या बकवास होती है सब, ये सब बेवकूफ़ है, सब पागलपन है। फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ ब्रह्मांड ने खुद को इस तरह से अलाइन किया कि रियलाइज हुआ कि नहीं भाई देखो कुछ तो है जो कुछ है, जो एक फोर्स है जो तुमको संभाले रखती है। उस फोर्स को मैं महादेव कहता हूँ, कुछ लोग उसको उस फोर्स को अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं। मेरे लिए महादेव है। बढ़िया। तो मैं कृष्ण को मानता हूँ, किशन जी को, और आप महादेव को। तो काफ़ी और भी डिस्कस करते हैं चीज़ें, लाइक अभी जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइक इंजीनियरिंग अभी कैसी चल रही है यार। असाइनमेंट दिए जा रहे हैं नहीं? देखो मुझे ना ऐसा फील होता है कि इंजीनियरिंग जिसने कर ली ना वो वो लाइफ में कुछ भी हैंडल कर सकता है। राइट मतलब 6 महीने के सब्जेक्ट 3 महीने के अंदर 40 पेपर, बिल्कुल 40 पेपर 200 असाइनमेंट तो मैनेज करना तो आ ही जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यार, सही बात। और मुश्किल है बट मजेदार है। देखो सच बताऊं तो। और कॉलेज के साथ साथ और क्या क्या चीजें कर रहे हैं आप? मैं फिलहाल अपना पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कॉन्वो विद कृष्णांश, ओनली ऑन स्पॉटिफाई, यू कैन चेक इट आउट। हाँ यस, जरूर स्पॉटिफाई पे जरूर जाके देखें। हमारे कृष्णांश भाई की आवाज़ बहुत बढ़िया है और काफ़ी सारी नॉलेज ये शेयर करते हैं। थैंक यू। तो हाँ बताइए। हाँ आप बता रहे थे। तो इनफैक्ट एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर में आके मेरी क्लास में चेन में आपके फ्रेंड आए थे, और अंशेश्वर और दिव्यांश, ये 3 इनके फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। तो मतलब हुआ ऐसा कि ये मेरे क्लास में आ गए थे सेकेंड ईयर में शफलिंग के बाद। तो उनको पता चला कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक दोस्त है सचिन वर्मा, वो भी पॉडकास्ट करता है। मैं कहा अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उन्होंने मुझे आपके पॉडकास्ट की लिंक भेजी और मैं एकदम दिल से कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट के लिए कह रहा हूँ कुछ कह रहा हूँ, मैं एकदम दिल से कहना चाह रहा हूँ बहुत ही शानदार काम कर रहे हो आप। और आपकी वीडियोस देख के मुझे एकदम वो फील आती है जो पॉपुलर यूट्यूबर्स है ना आज के वक्त के, अगर आप उनकी
पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, सेम वैसी फील आती है। तो मैं बहुत भाई ज्यादा ने ऑप्टिमिस्टिक भाई ने हूँ। इस बात को कहकर मुझे बहुत बड़ा बना दिया। नहीं, मैं एकदम आपका जेन्युइनली बोल बड़प्पन रहा है हूँ। भाई ये हाँ, सब। मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, और मैं महादेव से यही प्रे करूंगा कि आप आगे जाके नए मुकाम हासिल करें और अच्छे अच्छे। तो आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जनरली मतलब मैं बता ही रहा हूँ कि स्पॉटिफाई पे जब मैंने सुना कि मैंने देखा यार बिल्कुल प्रोफेशनल। मैंने ये बात किसान को कही भी थी कि भाई तुम्हारी पॉडकास्ट बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है, क्योंकि जो वॉइस आती है ना, फील आ जाती है भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाइक स्टूडियो हो बहुत बड़ा सा। हाँ। लेकिन फिर किसान से जब मेरी बात हुई तो किसान ने बताया कि नहीं यार ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे पास भी बस एक बोया का माइक है और मैं रिकॉर्ड करता हूँ और एडिट कर देता हूँ ऑडासिटी से, तो बस। लेकिन ये चीज़ यार मेरी पॉडकास्ट में थोड़ी सी कमी थी कि लाइक मेरी वॉइस थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अब हम किसान से सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, और किसान भाई काफ़ी मदद भी करते हैं, हमें बताते हैं पूरा। ठीक है, किसान भाई ने स्पेशली एक ट्यूटोरियल दिया मेरे को रात के 9 बजे। भाई ने कहा कि चलो एक मीट लिंक बनाते हैं, उस पर आओ और मैं आपको समझाता हूँ। तो ऐसा रहा। और किसान भाई और ये बताइए कि जैसे कि अभी हम जेन जी की कैटेगरी में आते हैं, और यार जिनको नहीं पता जेन जी कैटेगरी क्या होती है, तो जेन जी कैटेगरी वो होती है जिनका जो बर्थ ऑफ डेट है लाइक 1997 से 2012 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो सब जेन जी में आते हैं। तो आपको क्या लगता है यार किसान की जेन जी जो हमारी जो जनरेशन है वो अभी लाइक फ्यूचरिस्टिक हो गई है या फिर लाइक थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है? जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जो कि मतलब अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं और कुछ ना कुछ बना रहे हैं। और दूसरे टाइप के ऐसे बच्चे हैं जो कि लाइक हवाबाजी में ज़्यादा है, जैसे कि गाड़ी पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लिया, आईफोन दिखा दिया, कुछ मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक कैसे बच्चे हो रहे हैं, मतलब कि इम्प्रूव हो रहे हैं या फिर डाउनफॉल्स, ऐसा बताइए। ये बहुत शानदार और बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन है। पहली बात तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और मुझे इस बारे में ऐसा फील होता है कि मतलब विदाउट साउंडिंग लाइक अ ज्ञान बांटने वाले अंकल, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस बारे में कि पेड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए ना, वो फल तब तक ही दे सकता है, वो हरा भरा तभी तक रह सकता है जब तक वो अपनी रूट से जुड़ा हुआ हो। आप इस बात का जीता जागता सबूत देख सकते हैं कि आप जितने भी जानते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग जानते हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप एक बात हमेशा देखेंगे कि वो अपने रूट से बहुत जुड़े हुए हैं। और अगर वो नहीं जुड़े हुए तो आप उनका डाउनफॉल बहुत जल्द देखेंगे। ऐसे कई सारे लोग रहे भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे लोग कई सारे लोग रहे हैं जो कि बस हवाबाजी में एक दिन आए, वायरल हुए और चले गए। लेकिन आज जो अभी भी रेलेवेंट हैं जो लोग, जैसे कि आप रणवीर अलाहाबादिया के, आई एम श्योर आप बहुत बड़े फैन होंगे, मैं भी हूँ। तो आप रणवीर अलाहाबादिया का एग्जांपल ले लीजिए, अपने रूट से कितने मतलब जो पॉडकास्ट बनाए और रणवीर को ना देखे, ये तो गलत बात हो जाती है। हाँ। तो मेरा बस इतना यही मानना है कि बहुत अच्छी बात है कि आप फ्यूचरिस्टिक हो, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे की सोच रहे हो, और मैं भी सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सोचता। लेकिन जरूरी एक चीज ये भी है कि आप अपने रूट से कनेक्टेड रहें, आप एक हम्बल नेचर को बरकरार रखें, एक ग्राउंडेड नेचर को बरकरार रखें। इसका एक छोटा सा किस्सा मेरे को याद आता है कि स्वामी विवेकानंद का, मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत फॉलो करता हूँ, ये पीछे पोस्टर्स आप देख सकते हैं। तो अगर इजाजत दो तो मैं बताता हूँ वो किस्सा। हाँ जरूर जरूर, कैजुअल टॉक है भाई। ओके श्योर। तो आपके लिए बनाए। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी का एक ऐसा किस्सा हुआ था कि वो कहीं सेमिनार देने गए थे, तो वहां पर सब लोग जो गेस्ट वगैरह लोग बैठे थे ना, तो वो चेयर वेयर पे बैठे हुए थे मस्त अपना आराम से कुर्सियों पे। स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे जमीन पे। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे या कोई थे, वो आते हैं उनके पास, कहते हैं कि स्वामी जी, व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दैट ऑन दिस फ्लोर, आई मीन इट्स सो रिडिकुलस। ऐसे करके उन्होंने बोला कि आप ऐसे जमीन पे क्यों बैठे, वो चेयर वेयर लगा रखी आपके चेयर पे बैठो। तो उन्होंने बड़ा खतरनाक और बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैं जितना जमीन से जुड़ा रहूंगा ना, ऊंचाई से गिरने का खतरा उतना कम रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा डीप बात उन्होंने बोली, और ये चीज जब मैंने सुनी थी ना, उस दिन से एक ये धारणा बन गई थी, एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बन चुका था कि आप चाहे कितना भी आगे पहुंच जाओ, कितने भी कामयाबी हासिल कर लो, जरूरी है कि आप अपने ग्राउंड से जुड़े रहें, अपनी एक सतही जिंदगी से जुड़े रहें हमेशा। तो बस मेरा यही डाउन टू अर्थ रहे, हम्बल रहे। हाँ एग्जैक्टली, है ना, तो ये चीजें जरूरी हैं। और बताइए कुछ ऐसा कि मैं तो सोचता हूँ कि इस वक्त अभी ये डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पॉडकास्टिंग करके कैसा लग रहा है।
सो काफ़ी अच्छा लग रहा है न्यू एक्सपीरियंस, और मतलब किशांश भाई के साथ बातें करने का मौका मिल रहा है। वैसे हम कॉलेज में तो बहुत कम ही बात करते हैं, जैसे रेसेस में मिल लिए बस, लेकिन आज हम किशांश भाई के साथ पॉडकास्ट के थ्रू या इस कैजुअल टॉक के थ्रू हम मिल पा रहे हैं और अच्छी तरीके से जान पहचान रहे हैं। तो यार जैसे कि हमें पता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास, तो थोड़ा सा यार शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, जिससे कि हम भी रूबरू हो जाएंगे और हमारी ऑडियंस जो है वो भी रूबरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मतलब अगर मैं अभी इस वक्त बात करना शुरू करूंगा तो हो सकता है इसके 10 एपिसोड बनाने पड़ जाए। कोई नहीं, जितने इस एपिसोड में हो जाएगा हम उतना कवर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक रिमोट कंट्रोल कार है, वो बहुत अच्छे चल सकती है और उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो पावर के बिना नहीं चल सकती, एक सोर्स ऑफ एनर्जी के बिना नहीं चल सकती। और वो सोर्स ऑफ एनर्जी उसको डिराइव करना पड़ेगा, चाहे वो सेल से करे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से करे, चाहे वो सोलर पावर से करे, वो किसी तरह से करे, लेकिन करना उसको पड़ेगा। सिमिलरली मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान को अगर आगे अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करना है या अपनी लाइफ को एक सुकून भरे तरीके से जीना है, तो उसको ज़रूरी है एक रियलाइजेशन का, उसको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि कुछ है जो उससे ऊपर है। हम इंसान की स्पीसीज़ की एक बड़ी कमी ये चीज़ रहती है कि हम ये सोचते हैं कि सबसे ऊंचे हम हैं, हमसे ऊपर कुछ नहीं है, हम अपने आप को बहुत सुप्रीम बीइंग समझते हैं। लेकिन ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हमसे ऊपर कुछ है जिसने जो सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और जो सब कुछ एक दिन विध्वंस कर देगा। और हमारे हिंदुइज्म में वैसे विध्वंस को बुरा नहीं माना जाता है, विध्वंस को एक नई शुरुआत माना जाता है। इट्स लाइक अ साइकिल, नई शुरुआत। हाँ, सतयुग, नया युग, हाँ, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग। ऐसा नहीं कि कलयुग बनता है, कलयुग शुरुआत है, नई बिगिनिंग है सतयुग के लिए, सतयुग की। हाँ, तो ये चीजें मतलब हो सकता है कि शुरुआत में लोगों को लगे हाइपोथेटिकल है, कहानियां, मनगढ़ंत चीजें हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आज के वर्ल्ड में आपको साफ साफ दिख सकती हैं। खासकर कि अभी मैंने रिसेंटली भविष्य पुराण के बारे में पढ़ा। वेद व्यास ने उसके अंदर, आप मानेंगे नहीं, उसके अंदर वेद व्यास ने, मैं बताता हूँ किन किन चीज़ों के बारे में बात करी है। प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, और उन्होंने ये तक बताया है कि एक दिन आया करेगा, इंसान लोग अपना एक दिन रखा करेंगे जिसका नाम संडे होगा। उसमें मेंशन्ड है वर्ड संडे, और संडे वर्ड होगा जिसके अंदर वो अपना पूरे हफ्ते का काम मतलब छोड़कर अपना छुट्टी रखा करेंगे। ऐसा कुछ तो उसमें मेंशन है जिसके अंदर वो काम नहीं करेंगे, बेसिकली ऐसा कुछ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी की तरह नहीं देखता हूँ, मैं उसको एज अ वे ऑफ लाइफ देखता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए मैंने ये ट्राइपॉड खरीदा है, मान लीजिए मैंने माइक खरीदा ये, तो माइक अभी मुझे नहीं पता है इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इस माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए एक यूज़र मैनुअल आता है। बस वही यूज़र मैनुअल मान लीजिए इसके लिए पुराण है, इसके लिए ग्रंथ है, हमारे लिए भी वही सेम है। हम वो माइक है, हमारी वो लाइफ जो है वो माइक है, और उस लाइफ को जीने का तरीका वो यूज़र मैनुअल, वो हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट हम जैसे लोग, कुछ लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अभी यार मेरा दोस्त था, एक किस्सा बताता हूँ कि उसने पूछा मुझसे कि यार ये बताओ कि लाइक हम भगवान को क्यों याद करें, क्यों लोग कहते रहते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो पहले मैं अपना जवाब दूंगा, फिर आप बताना। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि लाइक यार इसे एक सिंपल एनालॉजी से मैं तेरे को समझाता हूँ। मैंने कहा कि यार जैसे कि तेरे पेरेंट्स हैं और तेरे पेरेंट्स तुझे इंजीनियरिंग करने के लिए हॉस्टल भेज देते हैं। अब तेरे पेरेंट्स तुझसे चाहते हैं कि यार तू हर दिन उनसे कम से कम बात कर ले, उनको याद कर ले, ठीक है। तो उसी तरीके से यार जब भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, लाइक तो उन्होंने हमें एक पूरा संसार सा बना के दिया है कि अच्छा तू हॉस्टल जा रहा है, तो तेरे लिए मैं ये भी बना देता हूँ, ऐसा करता हूँ, तेरे लिए पानी भी दे देता हूँ, हवा भी देता हूँ, खाने के लिए चीज़ें भी दे देता हूँ। तो उन्होंने ये सब हमारे लिए बनाया, और वो चाहते क्या है हमसे बस कि यार तू मेरे को बस याद करता रही हो। अगर तूने मेरे को याद करना बंद कर दिया तो तू किसी गलत संगति में आ जाएगा और तू अपना रास्ता भटक जाएगा। मतलब इवेंचुअली जो हमारा गोल है इस लाइफ का वो ये है कि हमें वापस अपने भगवत धाम जाना है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम इवॉल्व मतलब निकल कर आए हैं इस धरती लोक पे, हमें वापस वहीं पर जाना है।
तो बस भगवान यही चाहते हैं कि यार तुम उन्हें याद करते रहो, जैसे हम अपने पेरेंट्स को याद करते रहें। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें याद करते रहें, हमें भूले ना, किसी भी गलत संगति में ना आए, क्या क्या पता वे ड्रग्स लेने लगे या फिर वाइन वगैरह पीने लगे, तो ऐसी संगत में ना आए। तो बस भगवान भी यही चाहते हैं। तो बस मैंने इसी सिंपल एनालॉजी से उसे समझाया और वो थोड़ा बहुत शायद उसका आंसर उसे मिल गया था। और बाकी आप बता दीजिए कि उसको क्या जवाब देना चाहिए था। अब बहुत आपने सुंदर जवाब दिया है और मुझे नहीं लगता इस जवाब में कुछ कमी है। और खास करके एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग समझते हैं कि भगवान क्या मतलब उनको क्या बहुत ग्रीड है क्या इस चीज़ की कि हम उनको याद करते रहें, उनको क्या चाहते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने लिए नहीं मांग रहे, उनको उनका क्या जा रहा है अगर आप चले भी उनको वो आपके लिए कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और एक चीज़ है ना कि आपने एकदम बहुत सही बात बोली कि रास्ते से भटकने वाली चीज़। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ नोटिस की थी कि जिस वक्त मैं अध्यात्म से दूर चला गया था, जिस वक्त मैं इन सब चीज़ों को भूल रहा था, इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है, मैं आज योगी नहीं हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं अध्यात्म से थोड़ा दूर चले जाता हूँ, फ्लक्चुएशन चलता रहता है मेरी लाइफ में। तो जब भी ऐसा वो जो डाउन स्ट्रीम वाला वो जो आता है ना, जब मैं अध्यात्म से थोड़ा दूर हो जाता हूँ, जब मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में खो जाता हूँ, तब मुझे फील होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उस फीलिंग को ही एक आप संदेश समझ लीजिए ऊपर से, भगवान से, कि बेटा ऐसा है, ज़्यादा बनो मत, वापस आ जाओ, थोड़ा ढंग में जी लो। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि ये रियलाइजेशन जो ये नेचर का ना वैसे एक रूल होता है कि आप कभी भी कुछ गलत करते हो ना, तो आपको खुद एक गट फीलिंग आती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसी गट फीलिंग को, उसी नेचर के इस रूल को आप जोड़ सकते हैं अध्यात्म से भी। तो यार देखो, ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं होता है कि यार तुम बिल्कुल संन्यास ले लो, लाइक तुमने घर छोड़ दिया, बस मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हो। अभी जैसे यार मैं एक अमोघ लीला प्रभु जी हैं, उनको सुनता हूँ, तो यार उन्होंने बताया कि लाइक यार ब्रह्मचार्य ये नहीं होता कि तुम संन्यास ले लो। उनका कहना ये था कि तुम अपनी पूजा पाठ भी करो, लाइक ऑनेस्टी रखो अपने आप से, और अपने काम में अच्छे से ध्यान दो, तो वो भी एक ब्रह्मचार्य का पालन होता है। ठीक है, बस ये चीज़ें थी। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि आज बस पॉडकास्ट से थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इसके बारे में, आफ्टर लाइफ, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ क्या होता है, आफ्टर डेथ क्या होता है, ये सब चीज़ें कुछ। और आज एक बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट मुझे सुनने को मिला किसी से। हालांकि ये हमारे जो वेद हैं, जो मतलब वेद जो गरुड़ पुराण के अंदर जो मृत्यु के बाद की जो चीजें लिखी गई हैं, उसके हालांकि ये विपरीत है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, थ्योरी मुझे अच्छी लगी। और इस बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जब कोई इंसान मरता है, ठीक है, तो मरने के बाद आप एक टनल देख रहे हो, एक सफेद सी लाइट, और आप उस टनल के जब पार जाते हो तो आप देखते हो कि आप एक हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए हो, आप रो रहे हो, और वो न्यूबॉर्न बेबी है, वो आपका अगला जन्म है। आपकी मृत्यु के बाद में आप रो इसलिए, वो बच्चा रोता है इसलिए क्योंकि उसको याद आता है अपने पुराने दिनों का, कि वो उस लाइफ को छोड़ चुका है, उस वजह से वो रोता है। और इवेंचुअली धीरे धीरे कर करके वो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, वो उस चीज़ों को भूल जाता है, अपनी प्रीवियस चीज़ों को भूल जाता है। और एक कंसेप्ट होता है डेजा वू, हाँ, कि आप कभी कभी अपनी लाइफ में ऐसे कुछ सीन्स देखते हैं, हाँ, कि आपको लगता है कि ये कुछ हुआ है, हाँ, ऐसा फील आता है कि ये कुछ हो रखा है यार, मेरे साथ ऐसा सिमिलर सीन मैंने कहीं देखा है। तो थ्योरी ये कहती है कि ये चीजें आपको अपने पुराने जन्म की कुछ चीजें आपको याद आ रही हैं जो कि उससे रिलेट करती हैं, तो डेजा वू इससे। तो ये जो थ्योरी है ना, ये मेरे को इतना जबरदस्त लगी ना, मैंने आज ही सुनी है और मुझे बहुत पसंद आई ये थ्योरी। वैसे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैंने भी लाइक थोड़ा बहुत सुना था, मतलब पढ़ा था, मैं ऐसे गुरुओं को सुनता रहता हूँ, तो उन्होंने बताया था कि आफ्टर डेथ हमें तुरंत ही नया शरीर नहीं मिल जाता, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे हम बोलते हैं 13वीं होती है मरने के बाद, 13 डेज का बीच में गैप होता है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी डेथ हो जाती है, तो जो हम बॉडी छोड़ चुके हैं वो तो बेकार हो चुकी है, लेकिन 13वें दिन तक, मतलब 13 डेज तक एक नई बॉडी प्रिपेयर होती है जो कि हमारी जाती है, और वो जाती है फिर यमराज के पास, और वहाँ पे डिसाइड होता है कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, और उस हिसाब से फिर एक नया जन्म हमें मिलता है। तो बस यही था कि यार 13वीं क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है क्योंकि एक बॉडी प्रिपेयर की जा रही है जो कि जा सके यमलोक।
तो मतलब हमारी ऐसी स्पिरिचुअल मतलब जो सोल है वो नहीं जाती है, एक पूरी बॉडी प्रिपेयर होके जाती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ रिचुअल्स होते हैं कि लाइक उसी 13वें दिन पे ही खिलाते हैं, जैसे जो व्यक्ति मर जाता है उसको ऐसा शायद कुछ खिलाते हैं लाइक, तो वो इसलिए खिलाते हैं ताकि उसकी बॉडी को कुछ खाने को मिल जाए, वरना 13 दिन तक उसे कुछ नहीं दिया जाता। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज है जो कि मैं भी लेता रहता हूँ, और बस ये था। और बताइए। काफ़ी सही यार। और इसी कंसेप्ट के रिलेटेड बोला जाता है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक ब्रह्म ज्योति के फॉर्म में बन जाता है। ब्रह्म ज्योति इज लाइक छोटा सा एक फ्लेम, और वो फ्लेम हालांकि विजिबल नहीं होता, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लेम लाइक ही होती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा मेंशन्ड है। तो वो जो ब्रह्म ज्योति होती है वो फिर पूरा ट्रैवल करती है, और मतलब जब तक वो एक डेस्टिनी तक पहुंचती है, ये शायद तो मतलब वो जब तक एक लोक तक पहुंचती है, ऐसा होता है कि कई सारे डायमेंशंस होते हैं, उसको कई लोग कोरिलेट करते हैं डायमेंशन से या फिर यूनिवर्स से। तो जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे जो है मृत्यु लोक है, ये डायमेंशन या यूनिवर्स को मृत्यु लोक कहा जाता है। और ऐसे ही जब ये क्रॉस कर लेते हैं तो एक बीच में एक ऐसा पड़ता है जहाँ पर नीचे एकदम खून की और अग्नि की पूरी वो रिवर्स बह रही होती हैं, नदियां बह रही होती हैं। जुपिटर बोल सकते हैं हम, लाइक जैसा हमारा जुपिटर है, वहाँ पे देयर इज नो अर्थ, कंप्लीटली गैस। तो उस तरीके से कुछ माहौल होता होगा, ऐसा ही एनालॉजी बनाई जाती है कि ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं और इस तरह का कुछ सीन आता है। फिर वहां पर हिसाब किया जाता है आपके सारे पुण्य पाप सब चीजों का। उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग चीजें हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है श्राद्ध का भी, कि श्राद्ध, कि ये सितंबर में आता है श्राद्ध का सीजन पूरा आता है। तो ये एक फिक्स टाइम के बाद आता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदूज सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जापान के कल्चर में, चाइनीज कल्चर में, और इवन मैंने सुना है कि शायद अमेरिकन कल्चर के अंदर भी ये चीज मान्यता है कई जगह पे, कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे, ये मान्यता है कि वो लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। जैसे कि चाइनीज कल्चर में क्या होता है ना, कि वो कैंडल लाइट्स ऊपर, जो वो बलून वाले लाइट्स, में नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं, तो वो ऊपर उसको छोड़ते हैं। तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि आसमान में रोशनी हो जाए, कि उनके जो आत्माएं वगैरह हैं उनको जाने के लिए, मतलब जो उनका रास्ता है उसके लिए वो जगह रोशन हो जाए और वो जा सके आराम से अपना, मतलब कंफर्टेबली। तो अलग अलग मान्यता है, बट ये अपना पितृ की पूजा करना ये हमेशा हर जगह मान्यता है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया ना श्राद्धों का, तो मैंने भी श्राद्धों के बारे में थोड़ा सा सुना था। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि जैसे डेथ हो जाती है उसके बाद जो सोल बचती हैं अर्थ पे, जो कि वापस नहीं जा पाती हैं यमलोक में, तो यमलोक से एक तरह से मान सकते हैं कि एक ट्रेन आती है 1 साल के अंदर, जो कि सितंबर में आती है। वो ये कहती है कि अगर जो भी बचा हुआ है वो सभी इस ट्रेन में बैठ जाओ और तुम्हें वापस यमलोक ले जाया जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से श्राद्ध बनाए जाते हैं। और उन्होंने यही बताया था, मतलब जब मैं पॉडकास्ट देख रहा था उनकी, तो वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लाइक एक ट्रेन टाइप आती है, उसमें जितने भी पैसेंजर हैं बैठ जाओ, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये हर साल आती है, मतलब सितंबर में ही आती है, इसलिए हम श्राद्ध मनाते हैं। और जो भी हमारे पितृ वगैरह होते हैं कि लाइक अगर वो छूट गए हैं यहाँ पे, तो जल्दी से इस ट्रेन में बैठ जाएं और यमलोक चले जाएं, और वहाँ पे उनका हिसाब हो जाए, जिससे कि वो नया बर्थ पा सके। तो ऐसी थ्योरी है। काफी सही है। और मतलब ये चीज मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरे को पसंद है अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, कि हम एंड को एंड नहीं मानते, हम उसको नई शुरुआत मानते हैं। हर जगह ये चीज लागू है। यस, काफी मजा आ रहा है इस चीज में। मेरे को बहुत दिन से करना चाह रहा था मैं ये वर्क से। काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, और काफी हम डेथ वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अच्छा हुआ कि मतलब हम सुबह में कर रहे हैं, अगर रात में करते तो शायद सो भी नहीं पाते। रात में एक चीज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, कि एक बारी मैं मेडिटेशन कर रहा था रात के वक्त। तो रात में मेडिटेशन कर रहा था, तो अचानक से, मतलब सुबह के टाइम में मैं करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन यही मेडिटेशन जब मैं रात को करता हूँ ना, तो रात को ऐसे मेरे 2 एक्सपीरियंसेस थे। तो मैं पहला ऐसे शेयर करता हूँ कि मैं इसी कमरे में बैठ के रात को अंधेरा करके मेडिटेट कर रहा था, रात को 11-12 बजे करीब। और मैं जब कर रहा था तो मेरे को अचानक से एक हैवीनेस सी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी के अराउंड एक स्फेयर है जो कि धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, और वो होता रहेगा और मेरी बॉडी एकदम ब्लास्ट कर जाएगी, ऐसा प्रेशर टाइप फील हो रहा था। तो
मैं अचानक से मेरी आँख खुल गई थी, मैंने पता नहीं क्या हो गया और एकदम पसीना पसीना बॉडी। तो उस वक्त तो मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बट इस साल जब महाशिवरात्रि थी तो महाशिवरात्रि पर सदगुरु जो हैं ईशा फाउंडेशन के, तो उनका एक ये मुहिम रहती है कि पूरी रात को जगे लोग और मेडिटेट करें और अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखें, क्योंकि ऐसा उनका ऐसा कहना है और मुझे ऐसा लगता भी है वो सही बात है कि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से खुद को अलाइन करते हैं धरती के अंदर कि वो वर्टिकली अलोंग दी एक्सिस काम कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ तो उसका था। तो बेसिकली ऐसा अगर हम सो जाएंगे तो हमारी बॉडी इस तरह से, हमारी स्पाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा परपेंडिकुलरली आ रहा होगा तो वो क्या होगा, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मतलब हम वो चीज़, मतलब कुछ कंपोनेंट्स वगैरह उसके ऐसे रिजॉल्व होते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है। तो अगर हम उसको अपनी स्पाइन को इस तरह से रखें और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इस तरह से ही इसी के अलोंग आ रही हों तो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। हाँ, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा चलो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बारी। तो महाशिवरात्रि पे मैं बैठा मेडिटेट करने के लिए रात को 11 बजे, और अपना कर रहे थे आराम से बैठा हुआ था, भजन चल रहे थे बैकग्राउंड में, मस्त अपना अच्छा लग रहा था। अचानक से 1 बजे के करीब फिर से वही चीज़ हुई, वही चीज़ शुरू हुई। मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे यहाँ से एक रॉड है, एक पाइप है जो कि मेरे शरीर के अंदर है, मेरे सर के थ्रू, हाँ वो है, और उसके अंदर किसी ने खौलता हुआ सा पानी डाल दिया बहुत ज़्यादा। ओह और वो जब मैं कर रहा था, अचानक से मेरे को ऐसा लगने लगा मैं बहुत रेस्टलेस सा हो गया था और पसीने आने लग गए थे बहुत ज़्यादा। और मेरा एक फ्रेंड भी था जो मेरे साथ ये ट्राई कर रहा था, तो मैंने, मतलब मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैंने देखा कि उस टाइम सर्दियों का टाइम था, क्योंकि मतलब ठीक ठाक ठंड थी, नॉर्मल थी, ज़्यादा नहीं थी, बस ठीक ठाक थी कि मैंने पंखे वगैरह नहीं चला रखे थे। तो मैंने जब आँख खोली तो एकदम पसीना पूरी बॉडी पे, एकदम तप रहा था मैं। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है ये? तो उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा ये मेरे से हो नहीं रहा है, मैं बहुत पसीने आ रखे हैं और एकदम ऐसे लग रहा है बुखार हो गया है, गलत चीज़ हो गई। हाँ ये शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है प्रोसेस में। उसने बोला देख ऐसा है, तू सो जा, तू रहने दे। तो मैंने कहा ठीक है यार, विदाउट ट्रेनिंग करना, हाँ तो ये चीज़, हाँ मैंने कहा यार ये चीज़ ना बिना ट्रेनिंग के करना सही भी नहीं है आई थिंक। तो फिर मैंने मतलब रहने दिया। अब मैं ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन करना ठीक नहीं है, बस हाँ, लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप करोगे तो फंस जाओगे। तो थोड़ा बहुत बेसिक करो तो ठीक है, बट हाँ मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लाइक जब मैं मेडिटेशन के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को पता लगा कि मेडिटेशन का एक प्रॉपर टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हाँ। और ब्रह्म मुहूर्त आपका स्टार्ट होता है 4 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में रहता है। और जब आप इस टाइम के बीच अगर मेडिटेट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है, और बेस्ट रहता है। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि लाइक देवताओं का कुछ पहर होता है, है ना, पहर एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन होता है लाइक 45 मिनट्स का आई थिंक। तो उन्होंने बताया कि सुबह के टाइम पे ही करना चाहिए जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, और हमें मेडिटेशन कभी भी दोपहर में नहीं करनी चाहिए और ना ही रात में करनी चाहिए। रात में इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव शक्तियों का कुछ अट्रैक्शन होता है। मतलब अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव शक्तियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जैसे हम देखते हैं तांत्रिक वगैरह जो होते हैं वो रात में मेडिटेट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो नेगेटिव जितने भी पावर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उसको थ्रू जो भी उन्हें करवाना होता है वो करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल है, कोई सात्विक आदमी है, तो वो हमेशा दिन में ही करता है। तो मैं बस उसी चीज़ को ऐड ऑन करना चाह रहा था कि लाइक जब आप बता रहे थे कि यार मैंने 12 बजे मेडिटेट किया, तो मेरे को लग रहा था कि लाइक तुम उसी फेज से गुजरे होंगे, लाइक कि कोई नेगेटिव पावर्स आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी, पर ऐसा नहीं है। बट ऐसा थ्योरी कहती है कि लाइक रात में नहीं करना चाहिए। और हम देखते भी यार कि तांत्रिक वगैरह जो होते हैं वो हमेशा रात में ही करते हैं। हाँ, तो ये जो मैंने तांत्रिक वाला काम किया था ना ये मतलब मैं पढ़ के कम और कर के ज़्यादा सीखता हूँ चीज़ों को। तो ये चीज़ जो मैंने एक चीज़ गलती की थी, हालांकि कई लोगों के लिए ये चीज़ काम कर भी जाती है, अच्छा मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए नहीं करी। और मैं ये चीज़ बहुत मानता हूँ। और आपने जैसे वो चीज़ कही ना कि मेडिटेशन रात को नहीं करना चाहिए, तो इसका थ्योरी ये कहती है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसके मेडिटेशन के, वो यही बोलते हैं कि आप रात, मतलब मेडिटेशन जो होता है ना, वो आपकी बॉडी को, आपके सोल को इस तरह से बना देता है कि आप ना एनर्जीज को अट्रैक्ट बहुत जल्दी करने लग जाते हो फिर।
मतलब मान लीजिए कि अगर लाइक जो ओरा होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हर बॉडी के पास अपना ओरा होता है, तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, वो ओरा और भी ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, वो स्ट्रांग हो जाता तो है। उसी तरीके से हाँ स्ट्रांग हो जाता है कि अगर आपके ओरे में कोई भी अगर पीपल आ रहे हैं, मतलब कोई भी लोग आ रहे हैं, तो उनको एक पॉजिटिव वाइब आने लगती है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो सदगुरुज होती हैं, लाइक डिवोटीज होते हैं, उनकी एक अलग ही पावर होती है। आप उनके कांटेक्ट में आओगे तो आपको एकदम मतलब अच्छा फील होगा। हाँ। और वहीं अगर कोई तांत्रिक वांत्रिक है तो उसको नेगेटिव और होता है, आपको उससे थोड़ा सा डरावनी फीलिंग आने लगेगी। तो ऐसा होता है यार, ऑरे में भी डिफरेंस होता है, बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा। और यही चीज डेवलप करते हैं ओवर टाइम, वो मेडिटेट कर करके। ये चीजें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब में भी लिखी गई हैं। मैंने अभी रिसेंटली वो पढ़ना शुरू किया है। भाई साहब क्या चीज है यार वो किताब। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पर भी एक संस्था है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को प्रॉपर ऑडियो बुक के अंदर फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो अगर आप पढ़ना ना चाहें तो आप उस चीज़ को सुन सकते हैं, उसके हर चैप्टर्स को। और सचिन, मैं तुमको भी ये चीज़ बोलूँगा कि उसको सुनना यार, इतना मजा आएगा। कहाँ पे मिलेगी? मैं तुमको लिंक शेयर करूंगा, और अगर तुम चाहो तो इस यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना। डिस्क्रिप्शन, तो अगर किसी को सुनना होगा तो वो सुन सकेगा। हाँ, अरे यार वो इतनी शानदार किताब है यार। मतलब उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि जो योगी होते हैं ना, वो भाई मतलब उसमें लेवल्स होते हैं, ठीक है, योगियों के। और जो एकदम टॉप मोस्ट लेवल होता है ना, तो उसमें एक नाम आता है महाअवतार बाबा जी। तो महाअवतार बाबा जी जो थे वो उस टॉप मोस्ट लेवल को रीच कर चुके थे। बेसिकली आप जब क्रिया योग करते हैं तो आप धीरे 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 कर करके उस परम ब्रह्म के करीब जा रहे होते हैं। हर लेवल के साथ आप करीब जा रहे होते हैं। हम जिस लेवल पर हैं, हम बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स लेवल पे हैं। हमने जस्ट शुरू किया, हमको रियलाइज हुआ है कि अच्छा कोई तो है। अभी हमने जर्नी शुरू नहीं करी है, बट कोई तो है। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपना घर बार छोड़ के हिमालय चले जाओ तभी आप ऐसा कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे एक रिलेटिव है और वो क्रिया योग अपना फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पूरे मतलब सन्यासी टाइप हो रखे हैं, हिमालय जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर फैमिली वाले मतलब बंदे हैं और अपना क्रिया योग फॉलो करते हैं। और वो दिन के सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, सिर्फ 3-4 घंटे। और उनका मानना यह है कि आप अगर क्रिया योग करते हो तो आपका जो रेस्ट चाहिए होता है ना आपको, वो रेस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाता है। आपके सोल को, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। क्रिया योग कोई एक्सरसाइज है? क्रिया योग एक तरीके का जैसे कि एरोबिक्स होता है। एरोबिक्स एक्सरसाइज करने का तरीका होता है आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, ठीक है। मेडिटेशन का ही एक्सटेंशन आप समझ लीजिए क्रिया योग को। क्रिया योग एक्सरसाइज है आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए। बेसिकली वो पूरा एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड एक प्लान होता है जो आपको फॉलो करना होता है। उसके अंदर कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। अच्छा। और इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मुझसे सुनना शायद लिसनर्स के लिए और आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में, क्रिया योग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो जानते हैं, जो अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, उनसे आप अगर सुनो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बस मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको ये जर्नी एम्बार्क करनी है, ये शुरुआत करनी है, आप शुरुआत इससे करिए कि दिन का सिर्फ 5 मिनट आप मेडिटेट कीजिए। और अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, जैसे कि मैं शिव जी को मानता हूँ, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए दिन के सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे सचिन आप कृष्ण जी को मानते हैं तो आप कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि और कुछ नहीं तो आप बस एक ओम चैंट कर सकते हैं। उसमें 3 साउंड्स होती हैं, आ उ म। ऐसा होता है। ओम जो बोलते हैं वो ठीक नहीं होता, मतलब वो मतलब फैक्चुअली वो सही नहीं होता है। वो आउम ऐसा करके होता है वो साउंड। तो मेरा बस यही कहना था कि क्रिया योग के बारे में जानने से पहले आप मेडिटेशन करना शुरू करें सब लोग। जैसे कि इंजीनियरिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस पता होना चाहिए। सो अभी जैसे कि आज बर्थ है, लाइक 9वीं मतलब नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसा होता ना कि सप्तमी पे व्रत रखते हैं या फिर एकादशी पे व्रत रखते हैं। तो यार मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि यार लाइक हम व्रत रखते क्यों?
इससे हमारी बॉडी को बेनिफिट क्या मिलता है। तो फिर जब मैंने रिसर्च किया कि आखिर हम व्रत रखते क्यों, तो मेरे को पता चला कि तो जैसे कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, जल, वायु, धरती और अग्नि। तो अग्नि की जो कैटेगरी होती है वो अग्नि की कैटेगरी लाइक हमारी सनलाइट होती है। जैसे जब हम सनलाइट लेते हैं तो हमारी अग्नि की कैटेगरी में आ जाता है, और साथ ही साथ जो हम फ्रूट खाते हैं उनमें भी थोड़ी सी फायर होती है। और फिर मेरे को पता चला कि अर्थ की कैटेगरी में कौन आता है, तो उन्होंने बताया कि यार अर्थ की कैटेगरी में आपके छोले भटूरे हो गए, समोसे हो गए, जो हम रोटी खाते हैं वो हो गया, अनाज। हाँ अनाज जो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि वाटर कैटेगरी में तो अपना वाटर हो गया, जूसेस हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर फाइनली एयर में तो हमको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जो एंड का बचता है जिसे हम ईथर बोलते हैं, मतलब आकाश बोलते हैं, तो उस कैटेगरी में आता है कि उस दिन हम व्रत रखते हैं। व्रत वाले दिन एक्चुअली क्या होता है कि हम इन 5 तत्वों में से कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, सिर्फ एक तत्व खा रहे होते हैं जो कि होता है ईथर, मतलब आकाश। हाँ, एकादशी एक निर्जला एकादशी एक व्रत होता है, उसमें पानी तक भी नहीं पीते, उसमें सिर्फ आकाश को इनहेल करते हैं। तो फिर मेरे को पता चला अच्छा कि इसलिए हम व्रत रखते हैं, ताकि हमारा जो एक क्या बोलते हैं कंपोनेंट है या जो वो हम इनहेल कर सकें। तो ये एक फैक्ट था क्यों हम व्रत रखते हैं। हाँ, और इसका आज के वक्त में रेलेवेंस जो है वो यही माना जाता है कि आप देखें कभी तो नवरात्र कब आते हैं, 2 बारी, एक आता है अप्रैल के महीने में उस टाइम, और एक आता है अभी अक्टूबर के महीने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूरे साल के अंदर यही 2 महीने होते हैं जिनके अंदर मौसम के अंदर चेंज बहुत ड्रास्टिक होता है, अचानक से होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं पंखा फुल स्पीड पे चला रहा था, अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि मौसम में अचानक से चेंज आया, गर्मी से सीधा हम शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और उस टाइम अप्रैल में होता है कि सर्दियों से हम सीधा गर्मियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो अचानक से चेंज आता है, ये हमारी बॉडी अडेप्ट कर सके, उसके लिए वो चाहिए कि बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो उस एडेप्शन के अंदर ज़्यादा जाएं, ना कि वो डाइजेशन के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस करें। तो उसके लिए क्या होता है कि ऋषि मुनियों को ये थ्योरी है एक और, ठीक है, ऋषि मुनियों को ये चीज़ें प्रजा को समझानी थी, लोगों को समझानी थी, बट वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने नवरात्रि बोला कि आप देवी माता की इसमें पूजा कीजिए, 9 देवियों की पूजा कीजिए, उनकी शक्तियों को आप अपने अंदर ग्रहण कीजिए, मतलब आप अपने अंदर वो ढालिए उन शक्तियों को। साथ साथ आप कम खाइए, अनाज खत्म कीजिए अपने उसमें से, और आप फल खाइए, आप पानी पीजिए, आप थोड़ा लाइट भोजन का सेवन करें, ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा डाइजेशन में फोकस ना करे और वो अपना उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए अपना वो अपने आप को अडेप्ट कर सके आराम से, और आप बीमार ना पड़े ज़्यादा, आपकी सेहत अच्छी रहे। तो वो आपकी सेहत को अच्छी रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप ये थोड़ा सा कम खाने वाला चीज़ें धीरे धीरे करते रहें। अब लेकिन हमारे इंडिया में लोगों को समझ नहीं आती ये चीज़ें। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमारे इंडिया में ज़रूर है, जब योग अमेरिका में जाके योगा बन जाता है तब योगा को करना है। जब यहाँ पे ध्यान अध्यात्म वहाँ जाके स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन बन जाता है तब यहाँ पे सबको करना है। सिमिलरली यहाँ के जब व्रत हैं, जो फास्टिंग है, जब अमेरिका में जाके या जो यूरोप में जाके जब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग बनी तब यहाँ के लोग फॉलो करते हैं। लोगों को पता भी नहीं है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग और कुछ नहीं, व्रत रखना ही तो है। वो भी यही कहते हैं कि थोड़े थोड़े गैप्स के बाद में खाइए आप, मतलब ज़्यादा मत खाइए, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, 6 से 8 घंटे कुछ तो होता है ऐसा, उसके बाद खाइए। तब वो फॉलो कर रहे हैं आराम से, क्योंकि वो इंग्लिश में हो गया ना, तब उसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ गई। लेकिन कोई बाबा आके बोले यार व्रत रखो अपना राम में, ये तो ढोंगी है, बकवास कर रहा बुड्ढे, हाँ ये ढोंगी है, ये तो वो पाखंडी है। तो यही हमारे देश की आप दुर्भाग्य समझ लीजिए हमारे कल्चर का, जो ऐसा हो रहा है। बट यार मेरे को अब लगता है जो हमारी जो जनरेशन है जेन जी की, वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती जा रही है। लाइक हाँ ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना कि यार 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी हैं। कुछ जो हैं अपना फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, अपना डिजिटल वर्ल्ड में घुस रहे हैं, और कुछ है भाई जो हवाबाजी में अब भी लगे हुए हैं। और मेरे को लगता है कि ये परसेंटेज हमेशा ही रहेगा। यार मुझे एक चीज़ पूछनी थी तुमसे सचिन, कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था और बहुत मज़ा आता है तुम्हारे, खासकर व्लॉग्स वगैरह भी देखता हूँ ना, तो अच्छा लगता है काफ़ी। और एक चीज़ तो श्योर है कि कोई तो है जो तुम्हें बड़ा इंस्पायर कर रहा है। कौन है वो? देखो यार, आज बता दो। देखो यार, वैसे मैंने बोला तो नहीं है कभी अपने चैनल पे, लेकिन आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि यार जो मेरी इंस्पिरेशन है वो काफ़ी सारे लोग हैं। सबसे पहले यार कि मैं अमन दत्तरवाल, अमन भैया को बहुत फॉलो करता हूँ,
और आपने यार मेरी पहले की जो वीडियोस हैं जब मैं पढ़ाता था तो उसमें देखा भी होगा कि बिल्कुल अमन भैया जैसी फील आ जाती थी। उसके बाद यार फिर ठीक है, उनका स्लैंग मेरे अंदर आ गया, फिर मैंने अपना डेवलप किया, अभी तक कर ही रहे हैं। और भी काफ़ी सारे लोगों को सुनता हूँ, जैसे कि एक रणवीर अलाहाबादिया, उनका देखे देखा मैंने पॉडकास्ट शुरू करा। मैंने कहा चलो यार करके देखते हैं हम भी, मेरे को भी बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मैंने एक इंस्पिरेशन ले ली, ठीक है, बट मैंने पूरा कॉपी करने की कोशिश नहीं की। मैं अब हम अपनी बातें करेंगे, ठीक है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि व्यूज़ के लिए तुमने पॉडकास्ट शुरू किया। मैंने व्यूज़ के लिए नहीं पॉडकास्ट शुरू नहीं किया, मेरे को बस बातें करना अच्छा लगता है, लोगों को जानने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। बस यही है, रणवीर अलाहाबादिया और अपने अमन भैया, तो दोनों को मैं फॉलो करता रहता हूँ। और कई सारे गुरुज़ हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ, काफ़ी सारी स्पिरिचुअल नॉलेज लेता रहता हूँ, जिससे कि यार मैं देखो यार, मेरा ये रहता है कि यार लाइक मैं आज जो हूँ ना, और जो कल का जो सचिन होगा वो उससे बेहतर रहेगा। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि आज का सचिन कल वाले सचिन से बेहतर होने वाला है। तो मतलब मैं डेली सीखता रहता हूँ, सिखाते भी रहते हैं, तो यही है। और यार सीखने तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को एकदम अपना हूबहू वो कॉपी मिल चुका है एक बंदा। मतलब तुम्हारी एकदम सेम चीज़ है, मैं एकदम रेजोनेट कर पा रहा हूँ सबसे। जो तुमने बोला, मैं भी अमन दत्तरवाल से तो शुरुआत हुई थी मेरी, जब उन्होंने सिखाया था हसल करना, एक हसल मेंटालिटी रखना। उनका एक कोट मेरे को अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था कि यार तुम अगर 12th के बाद और डिजिटल वर्ल्ड में झांक के नहीं देख रहे हो तो इसमें ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैंने कहा यार ये हमसे 4 साल बड़ा आदमी है, कुछ तो सही कह ही रहा होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने जैसे मेरी 12th का मतलब ऐसा सुना था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई या मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो उसके बाद से मैंने चलो यार लेट्स स्टार्ट आवर चैनल, तो मैंने अपना चैनल खोला और फिर ऐसी वीडियो बनाते थे। भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और आपकी ऑडियंस की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने डिसीजन लिया। और काफ़ी अच्छे व्लॉग्स होते हैं, काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट होते हैं, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि तुम ग्रो करोगे यार एक दिन। तुम बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, और वैल्यू एडिशन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने ऑडियंस की लाइफ में, अपने ऑडियंस के नॉलेज में। देखो यार, मैं तो बस एक तरह का जरिया हूँ। अगर जो भी मेरे से वैल्यू ऐड हो पा रही है हमारी ऑडियंस के लिए, मैं तो बस एक जरिया हूँ। कर तो भाई ऊपर वाले ही रहे हैं सब, तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैं तो एक बिल्कुल यार इंटरमीडिएट हूँ भाई। यार तुम सामने नहीं हो यार, नहीं तो हाथ मिलाता हूँ। कोई नहीं, मंडे को मिलते हैं। मंडे को मिलते हैं। और यार देखो, एक चीज़ और मेरे को कहनी थी कि लाइक मैंने देखा है जब भी अगर कुछ चीज़ नई सीखनी हो ना, तो एक तरह से बच्चे बन जाओ। मतलब लाइक जब भी मैं अपने दोस्त से कुछ सीख रहा होता हूँ, या फिर मेरे से अगर कोई छोटा है, मैं तब भी बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता हूँ कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, मैं इससे छोटा हूँ, मेरे को इससे कुछ जानना है। और जब आप इस मेंटालिटी से सीखने की कोशिश करते हो तो गारंटीड आप बहुत अच्छा सीख रहे होते हो। तो जैसा अगर मेरा एक छोटा भाई है, मेरा कजिन है, वो भी अगर कुछ सिखा रहा होता है ना, तो मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ, ऐसा रिएक्ट करता हूँ कि लाइक मैं बच्चा हूँ, उससे छोटा हूँ, और उस बहाने से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। उसकी मेंटेलिटी पता लग जाता है कि इस जनरेशन में अभी क्या क्या चीज़ें चलती हैं। लाइक क्योंकि हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में थोड़ा सा गैप आ गया ना। लाइक जब हम बच्चे थे तो हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे यार, लेकिन अब की जो जनरेशन है यार, उनको बचपन से ही मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। और ये चीज़ शाहरुख खान ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि ऑलवेज से दैट आई डोंट नो, बिकॉज द मोमेंट यू से यू नो एंड समथिंग, यू ऑलवेज ब्लॉक योर पाथ टू लर्न समथिंग न्यू। तो ये चीज़ आपने बहुत सही चीज़ बोली, और मैं भी इस चीज़ को एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल लेकर चलता हूँ अपनी लाइफ में। बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है। तो भाई यार तुम गजब हो भाई, और जो सुन रहे हैं यार, ये बंदा भाई गजब है भाई ऐसी बातें कह के मेरे को बड़ा बना देते हैं, कुछ छोटे बन जाते हैं। तो अब भाई आप अपना बताइए, तुमने मेरा तो जान लिया यार, अपनी इंस्पिरेशन बताइए थोड़ा, कहाँ से आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो भी स्टार्ट हुई, और साथ ही साथ ये पॉडकास्ट का कैसे आया? हाँ, ओह बहुत ज्यादा आपने गहरा सवाल पूछ लिया है। थोड़ा मिमिक्री में, वो डॉक्टर गुलाटी वाली। तो भाई साहब डॉक्टर गुलाटी वाली वो अच्छी लगती है, ये जो वो अच्छी लगती है। कौन डॉक्टर गुलाटी की वो जो है, जो फीमेल वर्जन है। हाँ अच्छा, रिंकू भाभी। नमस्कार सचिन वर्मा जी, हमें रिंकू भी कहते हैं। अमेजिंग। आपने जो सवाल पूछा है वो हमको बहुत पसंद आया है। ठीक है, इनको आता ही नहीं है,
इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। अमेजिंग हमारे हस्बैंड हमका बिल्कुल प्यार नहीं करते। अमेजिंग भाई अमेजिंग। हाँ यार इसका भी बताओ, ये हाँ, तो मिमिक्री अब आते हैं। मिमिक्री कब स्टार्ट हाँ। करी? पहले यही वाला क्वेश्चन लेंगे। ये बहुत पूरा अच्छा खासा आपने बढ़िया यार सवाल पूछ लिए, एकदम इंसाइटफुल वाले। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। अच्छे जवाब मिलेंगे आपको। हाँ, तो मिमिक्री पे पहले आते हैं। मिमिक्री का ऐसा सीन था यार कि मैं 10वीं क्लास में था और 10वीं के छुट्टियां मिली थी कि भाई अपना बैठ के घर पे प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ो। अब हम तो नहीं रुकेंगे। हाथ में लग गया इंटरनेट। उस वक्त जियो नया नया आया था तो इंटरनेट फ्री था, तो अपना बढ़िया एकदम मस्त पहले उसको नेट को अच्छे से। तो उस वक्त मैंने देखना शुरू किया था द कपिल शर्मा शो। तो उसमें हम एक शख्स से मुखातिब हुए जिनका नाम था सुनील ग्रोवर। तो सुनील ग्रोवर जी को हमने पहले दिन जब देखा, मैंने कहा क्या यार, ये क्या मतलब पैसे कमाने के लिए लड़की बन के घूम रहे हैं यार, हद है, मतलब ऐसे थोड़ी कोई तरीका होता है। मेरे दिमाग में माइंडसेट था पहले। फिर मैंने धीरे धीरे कर करके थोड़ा सा और उनको एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा और देखा। मैंने देखा 1 मिनट यार, इस बंदे में कुछ कैच है, ये बंदा पैसे कमाने के लिए सिर्फ ये नहीं कर रहा है, ये कुछ और है इसका सीन। फिर मैंने उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक सीन ऐसा हुआ था कि कपिल शर्मा शो से पहले कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में वो गुत्थी बना करते थे। तो उनका जो बेटा था, मतलब मोहन ग्रोवर नाम है उनका, उनके बेटे का, छोटा था वो उस वक्त बहुत, तो वो बहुत तंग आता था। उसके जो अपार्टमेंट के दोस्त थे वो बहुत उनको चिढ़ाते थे कि हे क्या तेरे पापा तो लड़की बनते हैं और ऐसा करते हैं, मतलब लड़की बन के ऐसे लड़कों के साथ ऐसे डांस करते हैं, ऐसे चिढ़ाते थे उसको बहुत, मोहन को, उसके दोस्त। तो एक दिन बहुत चुप चुप बैठा हुआ था और सुनील सर जब घर आए तो पूछा कि क्या हो गया इसका, ऐसे चुप के बैठा हुआ है। तो उनकी जो मेड थी उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसा 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 सीन हुआ था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत फ्लैशी से कपड़े पहने सुनील सर ने और मोहन को लेके एक मॉल में गए। और जब वो अंदर गए मॉल के अंदर, तो वो जानबूझ के गए थे फ्लैशी क्लोथ्स ताकि सब लोग उनको देखें। तो जब मॉल के अंदर गए सुनील सर, तो सारे लोग आने लगे उनके पास कि अरे सर आपके बहुत बड़े फ़ैन है सर, बहुत हंसी आती है आपको देख के और बहुत खुश होते हैं हम आपको देख के, मज़ा आ रहा है सर, फ़ोटो लेनी है आपके साथ। तो ऐसा सब कुछ जो प्रोसेस चल रहा था, तो जब वो वापस जा रहे थे तो मोहन से सुनील सर ने पूछा कि कैसा लगा देख के। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये जो पापा लड़की बनते हैं, अगर पापा के लड़की बनने से इन लोगों के चेहरों पे स्माइल आ रही है तो क्या गलत है। फिर उसके बाद से मोहन ने कभी भी वो चीज़ पे कुछ नहीं बोला। तो भाई ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हिट करी ना कि यार भाई, मतलब वो अपनी बेइज्जती वो अपने कैरेक्टर के जरिए लोगों को हंसा रहे हैं, अपने कैरेक्टर की बेइज्जती करके, अपने एक कैरिकेचरिश सा एक फॉर्मेट बना करके इतना कुछ लोगों के चेहरों पे स्माइल ला रहे हैं, तो क्या गलत है वाकई में। तो उस वक्त मैंने सोचा यार मेरे को इनको फॉलो करना है अच्छे से। तो उस दिन मैंने उनको अपना ऐसा इस फील्ड के अंदर गुरु मान लिया था और मैं बहुत उनको ट्वीट्स वगैरह करता था कि यार एक बार किसी तरह से इनसे बात हो जाए बस। तो मैं #LoveForSunilGrover करके ट्वीट किया करता था उनको 2017 से। तो मैं लिटरली डेली ट्वीट करता था मैं उनको, रोज सुबह उठ के पहला काम था #LoveForSunilGrover, कुछ भी उनमें कैप्शन लिखना और उनकी फ़ोटो डालना, टैग करना, ट्वीट। तो मैं ऐसा करता रहा। साथ साथ उनकी मिमिक्री देख के मैं उनकी वीडियोस देख के देखता था कि अच्छा ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। फिर अमिताभ बच्चन की आवाज़ सीखने में मुझे याद है मैंने दिसंबर में शुरू किया था और जनवरी 2 महीने मुझे लग गए थे, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी। और मेरा गला कई बार ख़राब हुआ था उस वक्त में, लेकिन सीख गया था एंड में। और उसके बाद से मैं इसी तरह से बात करने लग गया लोगों से। तो आइयो देवी सज्जन, बहुत मेरे को आइयो देवी और सज्जन, देवी सज्जनों, आप सुन रहे हैं सचिन वर्मा का पॉडकास्ट। आशा है आप सबको पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा। और एक दिन 11 सितंबर 2018 को मैंने देखा शाम के 6 बजे कि सुनील ग्रोवर सर का मुझे रिप्लाई आ रखा है, इनबॉक्स मेरा भरा पड़ा है। डेट याद है देखो कि अरे भाई जब भी ऐसा चीजें होती है ना, जो डेट याद रहती है। हाँ एकदम यार, 11 सितंबर 2018 मैं अपने बेड पे बैठा हुआ था और अचानक से मैंने देखा, मैं ट्वीट कर रहा था लव फॉर सुनील ग्रोवर करके, सामने से रिप्लाई आता है लव फ्रॉम सुनील ग्रोवर, थैंक्स कृष्णांश, द बेस्ट पार्ट ऑफ योर ट्वीट्स इज दैट यू नेवर आस्क फॉर अ रिप्लाई।
ओ भाई अमेजिंग। मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया था यार। और मतलब मैं स्टार्टिंग में एक नर्ड बच्चा था जो कोने में पड़ा रहता है, बस पढ़ाई में भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, और बस चुपचाप बैठा रहता है, बस ज़्यादा कुछ करता भी नहीं है, और एकदम अंडर कॉन्फिडेंट। उसके बाद में उनके सिखाई गई इनडायरेक्टली उनकी सिखाई गई कला के थ्रू लोग मुझे जान पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले लोग मुझे बुला रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे। अरे भाई भाई। तो मैं बस उनको शुक्रगुजार हूँ, और कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है। और इन द एंड में ऑफ कोर्स मैं महादेव के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं उनको, कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं मेरे लिए कि मैं ये सब चीज़ सीख पाया और सब कर पा रहा हूँ। और मैं बहुत उस चीज़ को मतलब उनको ग्रेटफुल हूँ सुनील सर को, कि मैं सीख पाया। और बस वहीं से ये चीज़ें शुरुआत हुई हैं। कहीं ना कहीं पॉडकास्ट करना भी मिमिक्री के थ्रू ही आया है, क्योंकि मिमिक्री करके क्या होता है ना कि आपकी वोकल कॉर्ड्स ना बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो मैं बात करते करते कभी भी बच्चे की तरह भी बोल सकता हूँ और कभी कभी लड़की की तरह भी बोल सकता हूँ और कभी कभी एक बड़े इंसान की तरह भी बोल सकता हूँ। तो वो जो चीज़ होता है ना वो कंट्रोल इस तरह के कहा जाता है आवाज़ में, कि फिर वो करते करते ना आवाज़ बहुत रिफाइन हो जाती है। तो वो उस तरह से वैसे तरह से भी बात कर सकते हैं कि आप कैसे हैं सचिन। तो मतलब वो आवाज़ पे वो कंट्रोल आया, उस वजह से लोगों ने बोला अरे भाई तू बड़ा अच्छा करता है यार, आवाज़ बहुत अच्छी है तेरी, पॉडकास्ट मेरे को अब भी याद है, तब पॉडकास्टिंग मेरे को अभी याद है जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, अपना फर्स्ट सेमेस्टर था और कॉलेज का पहला दिन था जिस दिन हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, और किशांश भाई आए, उनका परफॉर्मेंस थी और भाई मिमिक्री करके दिखाई इन्होंने, सुनील ग्रोवर, यही डॉक्टर गुलाटी की, और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन की, और एक और एक्टर थे वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को उनका नाम। तो भाई अमेजिंग। मैं धर्मेंद्र, सनी देओल। हाँ सनी देओल गई थी, और भाई मैं तो इनका फ़ैन हो गया। मेरे को लगा कि यार ये सीनियर है, मेरे को लगा कि सेकंड ईयर में है, तो फिर मेरे को बाद में पता लगा कि यार ये तो अपने ईयर के ही है। तो मैंने कहा यार मिलेंगे भाई से, तो मिलेंगे ज़रूर। तो फिर सेकंड ईयर में अब आके फाइनली हम मिल लिए। एक साल वेट कर, बहुत ग्रेटफुल हूँ एक साल वेट करा। हाँ, गुड थिंग्स टेक टाइम। राइट। एक कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा अवेटेड था, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार जिस तरह से चीज़ें चल रही है ना, और मैं बहुत वाकई में बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपके सवाल का एक पोर्शन जो है वो छूट गया था कि ये सब चीज़ें कैसे शुरुआत हुई, स्पिरिचुअलिटी प्लस इंस्पिरेशन। तो मैं ये चीज़ बहुत जल्दी रैप अप करूँगा ये चीज़ को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम इसमें लगे। स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत ऐसा हुआ था कि मैं, जैसा मैंने बताया कि मेरा जो ननिहाल था वो एक मंदिर की सोसाइटी में था। तो मेरे जो नाना जी थे, मेरी जो नानी है, वो हमेशा से बहुत आध्यात्मिक रहे थे। और मेरे को याद है कि हम हमेशा शाम को 7-7:30 बजे जब आरती होने वाली होती थी मंदिर में, संध्या आरती, तो माइक का जब सेटअप की आवाज़ आती थी तब मैं एकदम अच्छा से तैयार व्यार होकर जल्दी से भागता था और डेली अपना वहाँ पे बैठता था। तो वहाँ पे भजन कीर्तन होता था, आरती होती थी, और वहाँ पे जो गुरु माँ होती हैं उनकी एक प्रवचन होता था। वो कुछ बताती थी गीता के श्लोक के बारे में या लाइफ के बारे में इन जनरल। तो वो सुनता था बैठ के मैं। तो मेरे को वहाँ पे उन्होंने एक दिन रिकग्निशन भी दिया था उन गुरु माँ ने कि ये लड़का है, ये डेली आता है अपना, चाहे बड़े बच्चे आए ना आए, ये डेली आता है, रोज़ सुनता है बैठ के। और उन्होंने मुझे याद है एक टिफिन बॉक्स गिफ्ट किया था मुझे, और ऐसे माला पहनाई थी। तो मैंने वो माला उतार के वापस उन्हें पहना दी थी। तो ये चीज़ हमेशा से रही थी। और फिर बीच में हाँ ऑफ कोर्स बाकी दुनिया की इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा इससे हट गया था, एक एथिज्म की तरफ में जाने लग गया था। लेकिन महादेव की कृपा रही कि वापस आ गया उनके पास, नहीं तो पता नहीं क्या होता आज मेरा। तो वापस में आया। और हाँ, अगर बात रहे इंस्पिरेशन की, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए महादेव है, भोले बाबा, शंकर जी सबसे बड़े इंस्पिरेशन, मेरे गुरु हैं वो। और उनके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इम्पैक्टफुल सबसे ज़्यादा सुनील सर रहे हैं, शाहरुख खान रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, मेरी माँ रही हैं, और बहुत लोग हैं यार। मैं एक का नाम लूँगा तो शायद वो दूसरे के साथ इनजस्टिस होगा। और ऐसे कई सारे मैं लिस्ट बना सकता हूँ प्रॉपर कि किससे मुझे क्या कुछ सीखने को मिला। बात करें अगर पॉडकास्ट करने की, तो मुझे रणवीर इलाहाबादिया से, और दोस्त कास्ट करके एक विनम्र कसाना है, वो उनसे मुझको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जो रोगन है,
अगर यूएसए के पॉडकास्ट की बात करें तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से पॉडकास्ट बनाए जाते हैं। तो मुझे बहुत, मैं आपकी तरह ही मैं ऐसा बंदा हूँ जो बस सीखने को आतुर है कि भाई कुछ सिखा दो, तुम अगर गलत इंसान भी हो तो बस ये सिखा दो तुमने गलतियों से क्या सीखा, लेकिन कुछ सिखा दो। सीखते हमेशा रहना चाहिए और बस मेरा यही एक मोटो है, प्रिंसिपल। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, बिल्कुल कॉपी है कृषांश भाई मेरी तरह। हाँ यार एकदम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा कैजुअल टॉक रहा। आई होप आपको ये कैजुअल टॉक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए गेस्ट लाते रहते हैं, नई नई बातें करते रहते हैं। तो अभी हमने कैजुअल टॉक की जर्नी भी स्टार्ट की है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और इंतज़ार करिए एक नई गेस्ट का। बाय बाय।